बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज को भी कवर किया। तो स्टूडेंट आज के हमारे लेक्चर में शामिल है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट और साथ ही हम देखेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या हैं, तो इसके लिए यहाँ हमने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें सोडियम और क्लोरीन है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनता है। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम जो है वो क्योंकि मेटल एटम है तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जबकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। तो हमने ये बात पढ़ रखी है पीछे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि जो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और साथ ही जो एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो उसकी रिडक्शन होती है। वैसे यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सोडियम जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन बनता है, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनाइन बनता है। तो कैटाइन और एनाइन आपस में जो है ऑपोजिट चार्ज रखते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये हम प्रीवियस चैप्टर 5 में जो है वो कर चुके हैं, आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमें ये बात पता है यहाँ कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये मेटल एटम है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ हमने इसको लिख दिया। इसके साथ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो रिड्यूस होगा। ये तो बात थी डेफिनेशन की। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखें कि यहाँ सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज करवाने में कौन हेल्प कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो है जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो जो एटम इसको ऑक्सीडाइज करवाने में इसकी हेल्प कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसकी हेल्प कर रहा है, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हम ये कहेंगे कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो इस सोडियम को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसकी हेल्प कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो बेसिकली इस क्लोरीन एटम को रिड्यूस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो क्लोरीन एटम कर रहा है, लेकिन इसकी हेल्प कौन कर रहा है, ये सोडियम एटम। इसको देने वाला कोई है तो तभी तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो जो इसको रिड्यूस कर रहा है वो है सोडियम एटम। तो सोडियम जो है वो इटसेल्फ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपने इसको ऐसे याद करना है कि जो एटम ऑक्सीडाइज होगा वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस होगा वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसकी टर्म में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर हमेशा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम इसको एक केमिकल इक्वेशन से समझते हैं, केमिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि किस तरह हम किसी इक्वेशन में आइडेंटिफाई करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। स्टूडेंट यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल को कि हम इस एग्जाम्पल में से किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, और इस केमिकल इक्वेशन में से हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। उनमें जो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं? तो इसके लिए आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर एटम देखने हैं किसी एलिमेंट के। जितने लेफ्ट साइड पर एटम हों, राइट साइड पर उसी एलिमेंट के उतने ही एटम्स हों। मसलन यहाँ आप देखें तो Fe के जो एटम हैं वो 2 हैं लेफ्ट साइड पर, और इस इक्वेशन के यानी इस एरो के राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ भी 2 हैं। तो इसका मतलब है कि Fe जो है वो बैलेंस है। अब आप ऑक्सीजन को देख लें तो ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ हैं और 3 ही यहाँ हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर टोटल जो एटम हो गए वो 6 हो गए, 3 और 3 6। अब राइट साइड पर भी अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ हैं और 3 इसके बाहर लिखा है पीछे। तो इसका मतलब है कि 6 भी यहीं हैं।
तो कार्बन को अगर हम देख लें, कार्बन के 3 एटम हैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर भी कार्बन के 3 ही एटम हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस्ड है। वैसे 9th क्लास में जितने भी केमिकल इक्वेशन देंगे वो एग्जाम में वो बैलेंस्ड ही होंगी, लेकिन हमें एहतियातन उनको चेक कर लेना चाहिए पहले कि वो बैलेंस्ड हैं या नहीं। अब जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमें कुछ एलिमेंट्स की, कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होना चाहिए, यानी उसको हमने याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का हमें पता हो कि वो +1 होता है, इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है। तो अगर ऑक्सीजन बीच में इन्वॉल्व है और वो किसी के साथ कंपाउंड की फॉर्म में आ रहा है, यानी वो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उस सूरत में आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पहले लिखेंगे। जिस तरह इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है इस पूरी केमिकल इक्वेशन में, लेकिन ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख लेंगे। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, क्योंकि ये छठे ग्रुप में लाई करता है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2 -2 -2 डाल देंगे। तो इस तरह हमने सब ऑक्सीजन एटम के ऊपर -2 और -2 जो है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें आप यहाँ देखें कि फेरस के ऊपर हमने 0 लिखा, क्योंकि ये हमने इस रूल के अकॉर्डिंग लिखा जिसमें वो कहते हैं कि जो अनकम्बाइन एटम है, यानी कोई एटम बिल्कुल अलग रह रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो अनकम्बाइन के ऊपर भी आप 0 लिख दें पहले स्टेप में ही। अब देखें कि ये एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 3 हैं। तो अब आपने इस एक को यानी -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ भी देखें, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, लेकिन यहाँ देखें कि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 2 की कितनी होगी? -4 होगी। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस स्टेप को यहाँ लिख देते हैं। इसके साथ हमने 3 लिख दिया इस ऑक्सीजन एटम के साथ, और इस ऑक्सीजन एटम के साथ हमने 2 लिख दिया। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें, -6 आता है। -2 और 3 का प्रोडक्ट करें तो -6 आता है। अब एक रूल हमने पढ़ रखा है, वो रूल ये कहता है कि पूरा जो मॉलिक्यूल है, पूरा ही जो मॉलिक्यूल है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम सम करें तो वो 0 आता है। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट -6 हो गई है, तो Fe2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे आप यहाँ देखें कि यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, तभी तो इन दोनों का सम जो है वो 0 आएगा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, साथ में हमने 2, तो टोटल जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है वो -4, तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +4 होगी। तो यहाँ हमें पता है कि +6 आएगी, -2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो -6 आता है, तो Fe2 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो सम आकर हमारे पास +6 आएगी। लेकिन इस +6 को हमने इस तरह से करना है कि यहाँ 2 एटम हैं, तो एक Fe एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3 होगी, तभी तो 2 की मिलके +6 बनेगी। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ साथ में। यहाँ देखें कि यहाँ हमने टोटल +6 बनाना था, तो क्योंकि 2 थे Fe के मॉलिक्यूल यहाँ लिखा था, तो हमने यहाँ +3 लिख दिया। आसान लफ्जों में कि यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो आपने अंदर मल्टीप्लाई करने होते हैं। अब आप यहाँ भी देख लें कि ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो एक इसकी ऑक्सीडेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ तो हमने -2 थी ऑक्सीजन की, तो कार्बन की हमने +2 लिख दी खुद से, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 0 आना चाहिए। अब यहाँ -4 थी, तो कार्बन की हमने +4 लिख दी। आई होप आप इसको आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप इसको दोबारा से देखें और दोबारा से समझें, तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है, मैं यहाँ एक और बात बताऊं कि जो ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कोई एक एलिमेंट नहीं होता, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपने एक एटम को नहीं कहना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरे एटम को कहना है, लेकिन देखना एक एटम को है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यानी हम इसमें सिर्फ Fe को देखेंगे, ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर आ रहा है कहीं किसी भी केमिकल इक्वेशन में तो इसको नहीं देखा जाता, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम खुद लिखते हैं पहले से -2। तो ऑक्सीजन को बीच में से आप स्किप कर दें। इसके साथ जो दूसरा एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें कि वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ देखें कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ +6 है, और यहाँ राइट साइड पर देखें तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दैट मीन +6 से ये 0 हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो इसको कहते हैं रिडक्शन, और अगर किसी मॉलिक्यूल की या एटम की रिडक्शन हो रही है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को कहना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ कि यहाँ देखें कि हमने लिखा कि Fe ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज्ड, Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है +6 से 0, सो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, देयरफॉर Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूरे मॉलिक्यूल का बताना है, ऑक्सीजन का नहीं देखना आप लोगों ने। अब आगे आ जाते हैं तो कार्बन का देखते हैं। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन राइट साइड पर अगर आप देखें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गई। इसका मतलब है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है +2 से +4। अगेन ऑक्सीजन का नहीं देखना, कार्बन का देखना है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे इस तरह कि कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड फ्रॉम +2 टू +4, सो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, देयरफॉर अब जब बताना है तो पूरे मॉलिक्यूल का बताना है, एक कार्बन का नहीं बताना। देखना सिर्फ कार्बन का है लेकिन बताना पूरे मॉलिक्यूल का है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बार बार देखें, तब आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके साथ हमने इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझा। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 7.5 है, तो ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने वो एग्जांपल समझ ली तो ये बहुत ही इजी होने वाली है। अब यहाँ देखें, हमें पता है कि हम जो है यहाँ 2s है और Cl2 है, गोज टू फॉर्म S2Cl2 हमारे पास बन रहा है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए मसला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखें कि सल्फर जो है यहाँ किसी के साथ रह नहीं रहा, यानी ये अनकम्बाइन है। तो अगर ये अनकम्बाइन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। क्लोरीन भी अनकम्बाइन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि क्लोरीन अपने ही एटम से कंबाइन हुआ है यहाँ, यानी 2 क्लोरीन एटम कंबाइन हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, उसमें ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बात है कि जो एलिमेंट कोई एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो रहा है तो वो दूसरे एटम से कंबाइन होगा, तो वो हमने बताना है। अपने ही एटम से अगर वो कंबाइन होकर रह रहा है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एटम। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, यानी दूसरे एटम के साथ अगर वो कंबाइन है तो तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर वो अपने ही एलिमेंट से अपने जैसे एटम से कंबाइन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ कुछ है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ क्लोरीन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो -1 है, क्योंकि ये 7 ग्रुप में है, -1 है। तो यहाँ बाहर कितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं, तो -2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इसकी -2 है, हम इसको लिख लेते हैं पहले ताकि हमें इसको समझना आसान हो कि यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी और 2 क्योंकि एटम थे तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये -2 आ गया यहाँ, तो ये S2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम 0 होता है। तो +2 होगी, तो यहाँ 2 एटम है तो एक की जो है वो +1 होगी और दूसरे की साथ जो एटम होंगे तो यहाँ 2 हो जाएगी। अब हम इसको इंडिविजुअल देखते हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, बाद में +2 हो गई, तो इसका मतलब है ये इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइज्ड होता है, और कोई एटम ऑक्सीडाइज्ड हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम इसको लिख लेते हैं अपने पास। इसी तरीके से आप लोगों ने एग्जाम में भी लिखना है। अब दूसरी जो क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और रिएक्शन के बाद राइट साइड पर अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर गई है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई है तो इसकी रिडक्शन होगी, और अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी।
इसके साथ जो इसका बी पार्ट है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको खुद करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर लेकर कितना मज़ा आया, कितना आप लोगों ने इसको एंजॉय किया। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।